आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतर होगी और उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को और भी बेहतर करने के लिए हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज़ है। इसमें मेनली आपको पता है कि चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम और ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग वो सारे हम इस प्रैक्टिस सीरीज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, तो आई होप इन एनी केस आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के माध्यम से पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हम पैडागोज नाम से कुछ ग्रुप कंडक्ट कराते हैं, इसमें सही कई सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मिलते हैं और यह क्रोज आपकी मंडे टू फ्राइडे डेली रात को 9 बजे कंडक्ट कराई जाती है। तो इसके में आप जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ पैडल अब ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िए। इसमें टाइम टू टाइम आपको एजुकेशनल रिलेटेड अपडेट साथ ही साथ नोट्स एंड पीडीएफ मिलते रहते हैं। तो इन दोनों को आप नीचे लिंक के माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समूह बनाते समय समूह में आपको कितने बच्चे रखने चाहिए एज अ टीचर। क्या 1 से 3 है, 3 से 6 है, 4 से 8 है या 10 से 12। तो नॉर्मली जो समूह बनाए जाते हैं जो आपकी कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग में आते हैं या प्लेवे एक्टिविटी में आते हैं, तो उनमें जो बच्चों की संख्या होनी चाहिए वो 3 से 6। और कई बार अगर 3 से 6 ऑप्शन में ना मिले, वो 4 से 6 दे रखा हो, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो मेनली एक आइडियल फॉर्मेट में आपके 3 से 6 या 4 से 6 बच्चे होने चाहिए। ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं। इसे नॉर्मली हम बज ग्रुप के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन सीइंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक बच्चा चीज़ों को देखने में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन, तो उसे एनसीएफ 2005 के अनुसार कहाँ प्रवेश दिया जाना चाहिए। रेगुलर स्कूल्स में, स्पेशल स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में या इंटीग्रेटेड स्कूल में। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, क्योंकि हमारी जो एनसीएफ हो गया या नया वाला जो करंट में 2022 का एनसीएफ आया था या आपकी एनईपी 2020 आई थी, वो नॉर्मली जो चीज़ों को बढ़ावा देते हैं वो है हमारी समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में। और अगर कोई बच्चा इसमें टोटली उसने ब्लाइंड बोला भी नहीं है, इसमें बोला है कि सम प्रॉब्लम फेसिंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट, तो इसे हम इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन या स्कूल के अंतर्गत लेके चलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ द टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम, मतलब समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा में शिक्षक का क्या भूमिका नहीं है। यहाँ नहीं वर्ड से ध्यान दीजिएगा। तो टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड, मतलब कई बार ऐसा होगा कि दिव्यांग या विकलांग जनों को जो विद्यार्थी हैं उन्हें अतिरिक्त समय एक शिक्षक को देना होगा। तो हाँ, ये बात शामिल है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगला ऑप्शन कहता है कि टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मतलब शिक्षक को दिव्यांग बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सॉरी, तो इसमें ये वर्ड लिखा है कि शुड नॉट पे अटेंशन, तो ये बात गलत है ना, कि बच्चों को तो ध्यान देना पड़ेगा ना एक एज अ टीचर आपको। अगले क्वेश्चन पर ऑप्शन पढ़ते हैं, मेक एडुकेट सीटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल आपको जो बेड की व्यवस्था है वो एक सीक्वेंस में अच्छी तरीके से लगानी पड़ेगी, जिससे सभी बच्चों को प्रॉपर जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें शामिल होने का मौका मिले। इनकरेज द चाइल्ड, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ जो सही आंसर बन जाता है वो यही वाला बनेगा, वो ऑप्शन 2 इज़ द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, मतलब सफल समावेशन को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। नो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, नहीं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी भी है। एक बच्चे के आपको समग्र अगर विकास करना है तो उसमें पेरेंट की भागीदारी भी होना जरूरी है। सेग्रीगेशन मतलब पृथकीकरण का नहीं, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आपका टोटल ग्रोथ करती है। या संवेदीकरण या क्षमता निर्माण का अभाव, तो ये तीनों अपने आप में कट जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव साउंड है। तो आपका जो सफल समावेशन के लिए आवश्यकता होगी वो होगी आपकी सेंसिटाइजेशन की या संवेदीकरण की, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरती कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क, एक्ट इम्पल्सिवली इज एन इंडिकेशन ऑफ, मतलब जो आरती नाम की एक बच्ची है वो किसी भी काम पर फोकस नहीं हो पाती है ना, और आवेग में आकर या आवेश में आकर कार्यों को करती है। तो वो किस तरीके की उसमें आपको विकार देखने को मिलेगा कि एसएलडी है, एचडीएचडी है या स्लो लर्नर है, आरडी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इन सभी ऑप्शन से रिलेटेड मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको कराए हैं और आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड भी बहुत सारी सीरीज हमने चलाई है, प्रैक्टिस सेशंस क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन के
में तो नहीं तो 3 के आपको एसएलडी हो गया, एडीएचडी हो गया, आईडी, इनके फुल फॉर्म लिख के हमें भेजने हैं ताकि आपको भी अपनी नॉलेज को रिकैप करने में मदद मिले, है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की ओर। तो आज का जो क्वेश्चन कहता है कि आपको ये बताना है जो आरती है वो क्या है, मतलब फोकस नहीं कर पा रही है और आवेग में आकर कार्य करती है, तो वो किस तरीके को आप कहेंगे। तो जो आरती है वो कहीं ना कहीं आपकी एडीएचडी से पीड़ित है। अब एडीएचडी का फुल फॉर्म आप हमें लिख के दे दीजिएगा, जैसे ही आप इसका फुल फॉर्म करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने इसको एज अ आंसर क्यों चुना है ना। और जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता एडीएचडी का फुल फॉर्म, वो नीचे जो बच्चे कमेंट देंगे उनके माध्यम से आप देखिएगा, और सही कमेंट को हम अपने कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीचर कैन एड्रेस द नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई, मतलब शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित कर सकते हैं। अगर उन्हें अभ्यास और केवल अभ्यास पर जोर दें, निर्देश के समान तरीके का पालन करने के लिए कहें, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच चिल्ड्रंस लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब हर विद्यार्थी की जो विशिष्टता है या उनमें जो कमियां को विश्लेषण करने का उन्हें मौका दें, गिवन अ लॉट ऑफ रिटन वर्क। तो इनमें जो सही आंसर को, रिटन वर्क हमें बहुत ज़्यादा देना नहीं है, हमें उनका ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देने का कोई मतलब नहीं बनता कि केवल हम प्रैक्टिस ही कराए जाएँ, है ना। और अगर बात करें कि फॉलोइंग यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यूनिफॉर्म वे मतलब एक तरीके के इंस्ट्रक्शन हम सभी के लिए कैसे आजमा सकते हैं, ये अपने आप में कट जाता है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा इसका क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो बच्चे को डेवलपमेंट करेंगे वो कहीं ना कहीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस होगा, कि बच्चा को जो प्रक्रिया है सीखने की या अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें उसने सीखी हैं उन पर बेस होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, इस हिसाब से ये हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो आपको ये बताना है जो समावेशी कक्षा है अगर उसमें सहयोगात्मक और सहकर्मी शिक्षण किस चीज़ों को बढ़ावा देता है। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, मतलब कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित करता है, तो ये कट जाएगा आपको। शुड बी ओकेजनली यूज, मतलब कभी कभी प्रयोग में लाना चाहिए, तो ये बात भी अपने आप में सही नहीं है। शुड नॉट बी यूज, मतलब यूज ही ना करा जाए, तो ये बात भी अपने आप में कट जाती है। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, हाँ ये बात अपने आप में बहुत सही है, क्योंकि हमें कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग को या पीयर ट्यूटरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब क्यों देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं तो नॉर्मल एनईपी में या एनसीएफ में बोला गया है कि आपको 4 क्षेत्रों में बच्चे का विकास करना है ना। एक आपका फिजिकल हो गया, एक हो गया सोशियो इमोशनल, एक हो गया आपका कॉग्निटिव, ठीक है। तो इन पे आपको, और एक हो गया आपका लैंग्वेज एंड लिटरेसी वाला पार्ट, तो इन पे आपको बहुत ज़्यादा बच्चे को अधिगम कराते समय ध्यान देना है। तो अगर बात करें कि पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग की या कोलैबोरेटिव लर्निंग की, तो इन चारों क्षेत्र पर कहीं ना कहीं बच्चा आपका डेवलपमेंट करता हुआ आपको नजर आएगा, इसलिए इसको बढ़ावा देने की हमें ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अमन हैज़ सम आई प्रॉब्लम, ही कैन नॉट एबल टू रीड ब्लैक बोर्ड राइटिंग, व्हाट शुड टीचर डू। मतलब अमन नाम का एक बच्चा है, उसे आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। अरेंज हिज सीट इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, मतलब उसकी जो सीट है वो ब्लैक बोर्ड के सामने अरेंज करानी पड़ेगी। अलाउ हिम टू कॉपी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स नोटबुक, मतलब उसे अलाउ करो कि नकल कर लो अपने बगल में बैठे बच्चे की नोटबुक से। टॉक टू हिज पेरेंट, मतलब उसके माता पिता से बात करनी चाहिए, अपने से में उसे सजा देनी चाहिए। तो इसका आंसर आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आप जरूर हमें लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आर्टिकल 14 एंड डैश द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरिफाइज दैट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, जो वर्ड ऑल है वो इंक्लूड चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी एज वेल, मतलब कहीं ना कहीं कहा गया है कि अनुच्छेद 14 और किस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में हुआ था, जो सभी वर्ड लगाया गया है विकलांग या दिव्यांग बच्चों के आगे, वो किस में शामिल होता है। आर्टिकल 22A है, 21A है, 51A है, 14A है। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो संशोधन किया गया था वो 21A में किया गया था, उसी के अंतर्गत इस चीज़ को लाया गया। अब आपको ये बताना है, मैंने आपको कई बार पढ़ा है 21A में क्या चीज़ शामिल है। तो 21A में आपकी जो आर्टिकल 45 में थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, वो 21A का पार्ट हो गया है। और 51A की बात करें तो ये कहीं ना कहीं माता पिता का नैतिक कर्तव्य बन गया है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। तो ये इन दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा समझना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट
ऑब्स्टिकल इन इंक्लूजन, मतलब कहीं ना कहीं आपकी समावेशन में कौन सी सबसे बड़ी बाधा है? सोशल बैरियर, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, फिजिकल बैरियर। तो जो समावेशन को लागू करने में जो सबसे बड़ी बाधा के तौर पे हमारे सामने आता है वो है सोशल बैरियर, है ना, क्योंकि ये इतना ब्रॉड टर्म है कि बाकी की सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। क्योंकि सोशल बैरियर में आपका फिजिकल बैरियर भी आ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में वेस्ट ऑफ टाइम भी आ जाएगा, मतलब जो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए हमारा जो अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सोशल बैरियर का। अगला क्वेश्चन कहता है कि नम्रता इज हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिकॉग्नाइज द सेम शेप ऑफ अल्फ़ाबेट, सी मे बी हैविंग, मतलब नम्रता जो है वर्णमाला के अक्षरों को पहचानने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या उसे किस प्रकार का विकार है ना। क्या डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है। तो यहाँ जो सही हुआ उसमें बन क्या रहा है, कहीं का ना जैसे ए बना है, तो इस ए को पहचानने में या बी को पहचानने में कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है वो बी को इस तरीके से पहचान रही हो या डी को इस तरीके से पहचान रही हो। तो ये जो लक्षण है वो आपके डिसलेक्सिया के हैं, क्योंकि इन्हीं को हम मिरर इमेज के नाम से जानते हैं। और डिसलेक्सिया का अगर बच्चे की बात करें तो उसे कहीं ना कहीं रीडिंग प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? उसकी वजह यही है कि जो वर्णमाला में जो वर्ड दिख रहे होते हैं वो उल्टी छवि या दर्पण छवि बनती है उनकी, है ना। इसलिए इसे डिसलेक्सिया को रीडिंग प्रॉब्लम के तौर पे हम जानते हैं। बाकी आपको करना ही है, जो बाकी 3 बची हैं इनके बारे में आपको हमें बताना है, कि क्योंकि इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द मीडियम ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग इज, आपको ये बताना है सोचने और सीखने का माध्यम क्या है? मोटिवेशनल, लैंग्वेज, पर्सनालिटी या सोशल एक्सपीरियंस। तो अगर बात करें कि सोचने और सीखने की, इसमें अगर मैं थोड़ी सी छोटी सी एक्टिविटी कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी वर्ड, मैं अगर गाय बोल रहा तो गाय के बारे में आप सोच के देखिए। तो नॉर्मली जो सोचना है वो हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड होता है, ठीक है। सोचना और सीखना ये दोनों हमारी किसके माध्यम है? वो आपकी भाषा के तौर पे माध्यम के लेते हैं, है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट का इनमें से कौन सा बेसिक पार्ट नहीं है ना। एडिक्वेसी, सिक्वेंसी, डिस्फंक्शनल या ऑर्डरली। तो एडिक्वेसी हमारे पर्याप्तता चीज़ों की होनी चाहिए, उसको सिक्वेंस बेस में अरेंज भी होना चाहिए और ऑर्डरली व्यवस्थित भी होना चाहिए, है ना। तो ये जो तीनों आपको दिख रही हैं, एडिक्वेसी, सिक्वेंसी और ऑर्डरली, ये तीनों एक कंपोनेंट है क्लासरूम को मैनेज करने की। बट डिसफंक्शनल कोई कंपोनेंट नहीं है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट का। तो यही हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द टीचर विल स्पेंड मिनिमम डैश आवर्स इन टीचिंग इंक्लूडिंग प्री प्रिपरेशन आवर अ वीक, मतलब शिक्षक को कितने तैयारी के लिए कितने घंटे देने चाहिए, जिसमें आपका न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने देने चाहिए, जिसमें आपका तैयारी का घंटा भी शामिल है, एक हफ्ते में 1 घंटा, है ना। तो आपको 45 आवर, 40 आवर, 50 आवर या 60 आवर। तो इसमें जो आपका कहा गया है एनईपी या एनसीएफ के तौर पे, वो है आपका 45 आवर आपको एज अ टीचर को देने पड़ेंगे, है ना। तो यही इसका, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, बस आपको इसको याद ही करना पड़ेगा कि इसमें 45 आवर की बात करी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्री स्कूल करिकुलम। तो आपको ये बताना है कि प्री स्कूल करिकुलम का कौन सा अभिन्न अंग है? प्लेइंग है, सिंगिंग है, रीडिंग है, स्टोरी टेलिंग है। तो 1 सेकंड के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा प्लेइंग। हो सकता है आप लोग कई अलग अलग आंसर दे रहे हो सकता है कोई सिंगिंग दे रहा हो, कोई स्टोरी टेलिंग दे रहा हो, बट मैं कहूँगा इसमें आपको ब्रॉड टर्म ढूंढनी है। अगर ब्रॉड टर्म की बात करें तो प्लेइंग ऐसा ब्रॉड टर्म है जिसमें आपका सिंगिंग भी आएगा, उसमें आपकी रीडिंग भी आएगी, उसी में आपकी स्टोरी टेलिंग भी आएगी। इसलिए हमने यहाँ प्लेइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है एज एन आंसर। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ प्लेइंग वर्ड क्यों बन रहा है। तो ये थे आज के बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का प्रैक्टिस सेशन एंजॉय किया होगा। आप काफ़ी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतर होने के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली होगी। और इसी के साथ आप हमारे पिछले प्रैक्टिस सेशन वीडियो देख सकते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको आसानी से चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।